जादुई बैंगन। अरे जल्दी अपने हाथ चला, बर्तन धोने के बाद कपड़े भी धोने हैं। जी माँ जी। अगर मैं ध्यान न दूं तो घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा रहे। और सरला घर के अंदर चली जाती है। पुष्पा एक गरीब परिवार से थी, जिस कारण उसकी सास उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। सरला की एक बड़ी बहू भी थी। क्योंकि वो बड़े घर से थी और बहुत सारा दहेज अपने साथ लेकर आई थी, इसलिए सरला सारा काम पुष्पा से ही करवाती थी। सरला के 2 बेटे थे और वो दोनों किसान थे। वो मिलजुल कर खेती बाड़ी किया करते थे। एक दिन सरला की बड़ी बहू तारा और बड़ा बेटा सुखिया उसके पास आते हैं। माँ जी, हम दोनों चाहते हैं ना कि आप जमीन का बंटवारा कर दो। अब हम ना मिलजुल कर खेती बाड़ी नहीं कर सकते। अरे बहू, ये क्या कह रही हो? अगर बंटवारा हो गया तो हम पुष्पा से घर का काम कैसे करवाएंगे? घर में काम ही कितना होता है करने के लिए। आप हमारे साथ ही तो रहोगी ना, तो हम दोनों मिलजुल कर कुछ कर लेंगे। तो आपका हिस्सा भी हमें ही मिलना चाहिए। जमीन के लालच में तारा जमीन और घर का बंटवारा करवा देती है, जिसमें 2 बड़े और उपजाऊ खेत सुखिया को और एक खेत जो बंजर था वो मोहन को मिलता है। साथ ही तारा घर पर भी अपना कब्जा कर लेती है और पुरानी झोपड़ी पुष्पा को रहने के लिए दे देती है। पुष्पा, अब हम क्या करेंगे? माँ ने सारी उपजाऊ जमीन तो भैया को दे दी है। अब हम अपना और अपनी बेटी का पेट कैसे पालेंगे? आप चिंता मत करो जी, भगवान हमें ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। माँ, यहाँ पर बहुत मच्छर है, मुझे यहाँ नहीं रहना। चलो ना, हम अपने घर चलते हैं। बेटा, अब यही हमारा घर है और हमें यही रहना है। लेकिन माँ, वो भी तो हमारा ही घर है ना। अपनी बेटी की बात सुनकर पुष्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब उसके पास अपनी बेटी को कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अब पुष्पा और मोहन मिलकर अपनी बंजर जमीन पर काम करते हैं। अगर आज बारिश हो जाए तो इस बंजर भूमि में भी ना जान आ जाएगी। लेकिन मौसम तो बिल्कुल साफ है, ऐसे में बारिश कैसे हो सकती है? खेतों में काम करके वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और शाम को जोरों से तेज हवाएं चलने लगती है और अचानक से घना अंधेरा छा जाता है और बहुत जोरों से बारिश होने लगती है। अरे पुष्पा, लगता है आज भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अब हमारी बंजर भूमि में भी हरियाली छाएगी। और कुछ दिनों के बाद उनके खेतों में फसल अंकुरित होने लगती है। अरे वाह, हमारी मेहनत रंग लाई है जी। हाँ पुष्पा, देखना यहाँ भी अब बहुत अच्छी फसल होगी। इस बात का पता जब तारा को चलता है तो वो किसी को पैसे देकर उनके खेतों में ट्रैक्टर चलवा देती है और उनकी सारी अंकुरित फसल बर्बाद हो जाती है। मोहन और पुष्पा जब सुबह अपने खेत में आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। अरे ये क्या, हमारे खेतों को क्या हो गया? अरे पुष्पा, लगता है रात को यहाँ से ट्रैक्टर गए हैं, इस वजह से वो हमारी सारी फसल को रौंद गए हैं। अब हम क्या करेंगे? ये हमारी आखिरी उम्मीद थी। अब हम अपना घर कैसे चलाएंगे? तभी एक चिड़िया उड़ते उड़ते उनके खेत में गिर जाती है। अरे, इस चिड़िया को क्या हुआ? और पुष्पा उसे उठा लेती है। अरे सुनो, ये तो बहुत घायल है, लगता है किसी बड़े पक्षी ने इस पर हमला कर दिया होगा। पुष्पा और मोहन उस चिड़िया को लेकर अपने घर जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। माँ, इस चिड़िया को क्या हुआ है? बेटा, किसी बड़े पक्षी ने ना इसे घायल कर दिया है, पर तुम चिंता मत करो,
ये सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन रात भर पुष्पा और मोहन चिंता में सो नहीं पाते कि आगे वो अपना घर कैसे चलाएंगे। घर में कुछ ही दिनों का राशन बचा है, क्यों ना मैं सुखिया भैया के घर में काम करना शुरू कर दूं, जिससे खाने के लिए वो हमें कुछ राशन ही दे देंगे। नहीं पुष्पा, पहले भी तारा भाभी और माँ ने तुम पर नौकरों जैसा व्यवहार किया है, और अगर तुम वहां काम के लिए फिर से गई तो न जाने तुम्हारे साथ वो कैसा सलूक करेंगे। और बातों ही बातों में सुबह हो जाती है। सुबह होने पर वो देखते हैं कि वो चिड़िया उनके घर में उड़ रही थी। माँ, ये चिड़िया तो बिल्कुल ठीक हो गई है। अरे हाँ, चलो इसे बाहर निकालते हैं। दरवाजा खोलते ही वो चिड़िया वहां से चली जाती है। पुष्पा, चलो एक बार फसल लगाने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास इसके अलावा और कोई काम भी तो नहीं है। मोहन और पुष्पा अपने खेत की ओर जाते हैं और खेत को देखकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके खेत में बहुत सारे बैंगन के पौधे लगे हुए थे, जो बैंगनों से लदे हुए थे। पुष्पा, ये सब क्या है? यहाँ इतने सारे बैंगन के पौधे कहाँ से आ गए? हाँ, ये देखो, ये सभी बैंगनों से लदे हुए हैं। मुझे तो लगता है ये कोई चमत्कार है। लगता है वो कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। भगवान ने जरूर उसे हमारी मदद के लिए भेजा होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी, ये जरूर ना ईश्वर का ही कोई चमत्कार है। पुष्पा और मोहन मिलकर सभी बैंगन तोड़ लेते हैं और कुछ ही देर में वहां फिर से बैंगन लग जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो सच में जादुई है। इतनी जल्दी सभी पौधे फिर से बैंगनों से भर गए हैं। मोहन और पुष्पा इस बात से बहुत खुश थे और वो बैंगन तोड़ लेते हैं और उन्हें बाजार में बेच आते हैं, जिसके उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं। अब वो पूरा दिन बैंगन तोड़ते और उन्हें बाजार में बेच आते, क्योंकि पौधों पर कुछ ही देर में फिर से बैंगन लग जाया करते थे। कुछ ही दिनों में अब वो बहुत पैसे कमा लेते हैं। इस बात का पता जब तारा को लगता है तो वो खुद बैंगन के पौधे तोड़ने चली जाती है। जैसे ही वो पौधों को डंडा मारती है, उसका पूरा शरीर अकड़ जाता है। आह, अरे अरे, मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? मेरा पूरा शरीर क्यों अकड़ गया है? अरे कोई मुझे बचाओ। तारा की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अरे तारा भाभी, मोहन भाई के खेत में क्या कर रही है? अरे देखने से तो लग रहा है उनके पौधे तोड़ने के लिए यहाँ आई थी और खुद ही यहाँ फंस गई है। कुछ ही समय में गांव वाले वहां आ जाते हैं और मोहन और पुष्पा भी वहां आ जाते हैं। अरे तारा दीदी, ये आपको क्या हुआ है? आप खेत में ऐसे क्यों खड़ी हो? अरे पुष्पा, मुझे बचा लो, मैं यहाँ से हिल नहीं पा रही हूँ। तभी सुखिया और उसकी माँ भी वहां आ जाते हैं। अरे पुष्पा, ये तूने क्या किया तारा को? तूने जरूर कोई जादू टोना किया है मेरी बहू पर। माँ, पुष्पा ने कुछ नहीं किया है। और भाभी हमारे खेत में इस डंडे के साथ क्या कर रही है, पहले मुझे ये बताओ। मुझे माफ कर दो पुष्पा, मैं तुम्हारे बैंगन के पौधे तोड़ने के लिए यहाँ आई थी और पहले भी मैंने तुम्हारी फसल बर्बाद करवाई थी। देखा माँ, तुम्हारी लाडली बहू के कारनामे। इसी के कहने पर तुमने घर का बंटवारा किया था ना, और हमें अंधकार में धकेल दिया था। अरे मुझे माफ कर दो बेटा, मैं लालच में अंधी हो गई थी। पुष्पा के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस पर कितना अत्याचार किया था। तारा और उसका परिवार पुष्पा से माफी मांगते हैं। हे जादुई बैंगन के पौधे, इनकी गलती की सजा इनको मिल गई है, कृपया इन्हें यहाँ से जाने दो। और तारा ठीक हो जाती है और वो पुष्पा को हाथ जोड़कर धन्यवाद करती है।
कुछ समय के बाद अब पुष्पा और मोहन गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं और उनके पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। माँ, मैं जा रहा हूँ। सेठ जी की गाय मेरा इंतजार कर रही होंगी। अरे बेटा, खाना तो खा ले। सेठ जी से ज्यादा तो तुझे उनके गायों की चिंता रहती है। पगला कहीं का, खाना भी नहीं खाया। चलो सभी आ जाओ, आज से मैं तुम्हें जंगल की दूसरी ओर ले जाऊंगा। वहाँ बहुत सारी हरी हरी घास है। सभी गायें अपने बाड़े से बाहर आ जाती हैं, लेकिन एक गाय अभी भी वहीं बैठी थी। अरे बसंती, तुम्हें क्या हुआ? तुम नहीं चलोगी क्या? गोपी बसंती गाय के सर पर अपना हाथ फेरता है और वो देखता है कि उसका पूरा शरीर गर्म था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मैं अभी सेठ जी को बताकर आता हूँ। गोपी सेठ को गाय के पास लेकर आता है। ओह, ये गाय तो अब बूढ़ी हो गई है। डॉक्टर को बुलाऊंगा तो फालतू का खर्चा ही होगा। वैसे भी अब तो ये दूध देगी नहीं। ऐसा करता हूँ, कल ही इसको कसाई को बुलाकर बेच देता हूँ। कम से कम इससे कुछ पैसे तो मिलेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। इसे कसाई को ही बेच देता हूँ। गोपी को इस बात का बहुत दुख लगता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। रात को, अरे गोपी, क्या हुआ? जब से आया है उदास बैठा है। गोपी की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। माँ, सेठ जी बसंती को कसाई को बेच रहे हैं। वो बीमार है, कसाई उसे जान से मार देंगे। आप सेठ जी को बोलकर बसंती को बचा लो माँ। बेटा, वो मालिक है और हम उनके नौकर हैं। भला हम उनको ऐसा करने से कैसे मना कर सकते हैं? अच्छा, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तू बस खाना खा ले। अगले दिन, सेठ जी, हम बसंती को खरीदना चाहते हैं और हम सारे पैसे आपको धीरे धीरे लौटा देंगे। ठीक है, ले जाओ, लेकिन मुझे 1 साल के अंदर अपने सारे पैसे चाहिए, वो भी 20,000। 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। गोपी और उसकी माँ उस बूढ़ी बसंती को अपने घर ले आते हैं। इस बूढ़ी गाय के इतने अच्छे पैसे मिल जाएंगे, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। पागल कहीं के, कसाई भी इसके 5,000 से ज्यादा नहीं देता और इनको देखो। लेकिन मुझे क्या, मेरा तो फायदा ही हुआ। इधर गोपी और उसकी माँ बसंती गाय को अपने घर ले आते हैं। गोपी अब बहुत खुश था और उसका खूब ध्यान रखता था। एक दिन, मेरी प्यारी बसंती, ये ले, घास खा ले। वैद्य जी ने बोला है इस घास को खाने से तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। गाय भी गोपी के खुशी से हाथ चाटने लगती है। माँ देखो बसंती क्या कर रही है। इसको घास खाने को बोला, लेकिन देखो कैसे मेरा हाथ चाट रही है। तुम दोनों बिल्कुल पागल हो। कुछ समय के बाद गोपी बाड़े से सेठ की गाय निकाल रहा था। तभी वहाँ सेठ आता है। अरे गोपी, साल होने को है जो तुम बूढ़ी गाय लेकर गए थे, अब कैसी है? सेठ जी, बसंती तो अब बिल्कुल ठीक है और वो तो अब माँ भी बन गई। 10 दिन पहले ही उसने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया है और हमें बहुत अच्छा दूध दे रही है। उसका दूध मैं अब यहाँ आने से पहले हलवाई की दुकान पर देकर आता हूँ। ये बात सुनकर सेठ हैरान हो जाता है। क्या, वो बूढ़ी गाय दूध दे रही है? अरे मुझे तो लगा था वो अब तक मर गई होगी। मुझे इसका कुछ करना होगा। शाम को गोपी सेठ की गायों को चारा देकर घर आता है। क्या हुआ माँ, आप इतनी उदास क्यों बैठी हो? आज दोपहर को सेठ जी आए थे और वो अपने पैसे मांग रहे थे। बोल रहे थे कि ब्याज समेत 18,000 रुपए कल ही देने हैं, नहीं तो वो बसंती और उसके बच्चे दोनों को ही ले जाएंगे। नहीं माँ, हम बसंती को कहीं नहीं जाने देंगे। हमें कुछ करना होगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं है बेटा। रात को गोपी अपनी माँ के साथ सोया था और वो बसंती और उसके बच्चे के बारे में सोच रहा था।
ये गाय अब मेरी है, चलो मेरे साथ चलो। बचाओ, बचाओ मुझे गोपी। बसंती, गोपी नींद से उठ जाता है और बसंती के पास जाता है और उसको अपने गले से लगाता है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा बसंती। बसंती गाय गोपी के कपड़े मुंह में डालती है और उसे खींचने लगती है। अरे तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? माँ उठ गई तो वो डांटेगी। बसंती आगे आगे चलने लगती है और गोपी भी उसके पीछे चलने लगता है और चलते चलते वो जंगल में एक पुराने कुएं के पास जाते हैं। अब वो गाय अपने पैरों से जमीन खोदने लगती है। अरे तुम क्या कर रही हो? तुम रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वैसे तो तुम्हारे पैर जादुई औजार की तरह चल रहे हैं। तभी थोड़ी देर खोदने पर गोपी क्या देखता है? अरे ये क्या है? सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा। अरे वाह बसंती, तुम तो सचमुच जादुई गाय हो। अब देखना, हम कल सेठ जी के सारे पैसे दे देंगे। गोपी सोने के सिक्कों से भरा घड़ा लेकर जाता है। अगले दिन ही गोपी की माँ सारे पैसे सेठ जी को दे आती है। अरे इनके पास इतनी जल्दी इतने पैसे कहाँ से आ गए? लगता है वो गाय बहुत ज्यादा दूध दे रही है। हाँ, उसी को बेचकर इन्होंने अपने पैसे लौटाए हैं। मुझे वो गाय कैसे भी करके चाहिए। कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठे थे। अरे सुना है गोपी की माँ ने एक ही दिन में सेठ जी के सारे पैसे लौटा दिए। जो गाय वो लाए हैं सेठ जी से, वो तो उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अरे वो जादुई गाय है, जादुई। सेठ जी ने भी ये गाय उनको बेचकर बेवकूफी की है। और सब लोग हंसने लगते हैं। उसी पेड़ के पीछे खड़े होकर सेठ उनकी बातें सुन रहा था। रात हो गई थी। सब लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे। सेठ गाय के बाड़े में जाता है और चुपके से बसंती को खोलता है। तभी गाय सेठ के कपड़े अपने मुंह में डालकर उसे खींचने लगती है। अरे लगता है अपने पुराने मालिक को अच्छे से पहचानती है। अरे कहाँ खींच रही है? लगता है किसी खजाने के पास मुझे लेकर जाना चाहती है। और गाय जंगल की ओर चलने लगती है। आगे आगे बसंती गाय और पीछे पीछे सेठ होता है। गाय जंगल के उसी पुराने कुएं के पास जाती है। अरे यहाँ कितना अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। लगता है खजाना आ गया है, मैं जाकर देखता हूँ। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वहाँ एक कुआं था। अच्छा, तो इस पुराने कुएं में है खजाना। अरे अभी देखता हूँ। जैसे ही वो कुएं में झुककर देखता है, गाय उसे जोर से टक्कर मारती है और सेठ सीधा कुएं के अंदर गिर जाता है। अगली सुबह, गोपी जल्दी उठ बेटा। क्या हुआ माँ? क्यों इतनी जल्दी उठा रही हो? गांव के लोगों को सेठ जी की लाश पुराने कुएं में मिली है। लोग कह रहे हैं कि कुएं में सांपों ने उन्हें काट लिया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई है। क्या? लेकिन सेठ जी कुएं के पास क्यों गए थे? वो तो कहीं भी नहीं जाते। कहीं उनको भी खजाने के बारे में पता तो नहीं चल गया था। गोपी भागकर अपनी बसंती गाय के पास जाता है। अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं ले जाने की बात करेगा। और गोपी अपनी गाय और उसके बच्चे को अपने गले से लगा लेता है।